Most of the JEE aspirants hate inorganic chemistry and the reason is उनका inorganic का बेस यानी केमिकल बॉन्डिंग क्लियर नहीं रहता है। अब इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी एक बार रिवाइज करवाया हुआ है, उसमें हमने थ्योरी कंटेंट कवर किया था। इसीलिए आज की वीडियो में हम JEE मेंस 2025 के अंदर केमिकल बॉन्डिंग से आए सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे तुम्हारे इस चैप्टर के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड हो सके। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं बाकी चैप्टर्स के लिए भी सिमिलर वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए लेट्स सॉल्व केमिकल बॉन्डिंग। पहले क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें SO2, NO2- और N3- के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल एंड कंसाइज मेथड मैंने केमिकल बॉन्डिंग के वन शॉट में बताया था। यहाँ पर भी हम वही मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले SO2, सेंट्रल एटम सल्फर में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। 6 - 4 is 2, दैट मीन्स 1 लोन पेयर। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर दैट इज 3 एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। सिमिलरली NO2- में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5 प्लस 1 कॉज एक माइनस चार्ज भी तो है। 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। 6 - 4 is 2, दैट मीन्स 1 लोन पेयर। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर दैट इज 3 एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अगेन N3- में हम एक नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मान सकते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5 प्लस 1 कॉज यहाँ भी एक माइनस चार्ज है। साइड एटम में 2 नाइट्रोजन हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। 6 - 6 is 0, दैट मीन्स 0 लोन पेयर। स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर दैट इज 2 ओनली एंड हेंस यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये एक मैच बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस दिए हुए हैं और उसे मैच करना है कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के साथ। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, आओ देखते हैं। पहला आयन है ICl2-, सेंट्रल एटम है आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7 प्लस 1 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। 2 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। 8 - 2 is 6, दैट गिव्स 3 लोन पेयर्स, हेंस इसमें हो गए 2 बॉन्ड पेयर्स और 3 लोन पेयर्स। दूसरा मॉलिक्यूल है H2O, सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। 2 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। 6 - 2 is 4, दैट गिव्स 2 लोन पेयर्स, हेंस इसमें हो गए 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। तीसरा मॉलिक्यूल है SO2, सेंट्रल एटम है सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। 6 - 4 is 2, दैट गिव्स 1 लोन पेयर, हेंस इसमें हो गए 4 बॉन्ड पेयर क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स है ना और 1 लोन पेयर। लास्ट मॉलिक्यूल है XeF4, सेंट्रल एटम है जेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। 4 फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। 8 - 4 is 4, दैट गिव्स 2 लोन पेयर्स, हेंस इसमें हो गए 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब इसको मैच करें लिस्ट 2 के साथ तो A का हो जाएगा 3, B का 4, C का 2 एंड D का 1। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज फॉर ClF3 ऑल 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मे बी ड्रॉन एज फॉलोज। बना के देखते हैं। ClF3 में सेंट्रल एटम है क्लोरीन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7। 3 फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3। 7 - 3 is 4, दैट गिव्स 2 लोन पेयर्स। स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स दैट इज 5 एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d विच मीन्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पर इन दोनों लोन पेयर्स को इक्विटोरियल पोजीशन में रख सकता हूँ या फिर एक लोन पेयर को इक्विटोरियल और दूसरे को एक्सियल पर रख सकता हूँ या फिर दोनों लोन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन में रख सकता हूँ। तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट सेज स्ट्रक्चर 3 इज द मोस्ट स्टेबल वन as the orbitals having the lone pairs are axial where the lone pair bond pair repulsion is minimum, but as per Bend's law lone pair equatorial position पे रहे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी जैसे कि स्ट्रक्चर 1 में है। hence statement 2 is incorrect, so the correct answer should be option 2। अगला क्वेश्चन अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्रेटर देन दिस कंपाउंड।
तो देखो इस कंपाउंड में मुझे पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है, हेंस यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ सकते हैं, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल के ऑक्सीजन पे आ सकते हैं टू फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज सेपरेशन के कारण, जो कि दूसरे कंपाउंड में पॉसिबल नहीं है, इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट दूसरे वाले से ज्यादा होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट सेज C1C2 bond length of first compound is greater than C1C2 bond length of the second compound। अब देखो रेजोनेंस के कारण इस कंपाउंड के C1C2 बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसके कारण इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू द सेकेंड कंपाउंड। हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें एक मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है और बता रखा है कि एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाने पे x मोल्स ऑफ AgCl मिल रहे हैं, और ये जो x है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम ऑफ BrF5। और एंड में पूछ रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। सबसे पहले तो x निकाल लेते हैं। BrF5 में सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7, 5 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5, 7 - 5 इज 2, दैट गिव्स 1 लोन पेयर, हेंस x की वैल्यू हो गई 1। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। यहाँ m की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, दैट मीन्स 6 यूनिडेंटेट लिगेंड्स होंगे, cos Cl और NH3 दोनों यूनिडेंटेट ही हैं। अब सिंस ये कॉम्प्लेक्स एक्सेस AgNO3 से रिएक्ट करके 1 मोल AgCl दे रहा है, इसका मतलब इन 4 क्लोरीन्स में से एक क्लोरीन काउंटर आयन की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर अब हम इस कॉम्प्लेक्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो बनेगा M, देन NH3 थ्राइस एंड Cl थ्राइस, और बाहर एक क्लोराइड आयन होगा। सिंस ये कॉम्प्लेक्स Ma3B3 फॉर्म का है, हेंस इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, फेशियल एंड मेरिडियनल, सो द करेक्ट आंसर शुड बी 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि गिवन कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। इसके लिए हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग के वन शॉट में कवर किया था। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। जैसे O2 है तो एक ऑक्सीजन में होते हैं 2 + 6 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस O2 में हो जाएंगे 4 + 12 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली N2 में हो जाएंगे 4 + 10 इलेक्ट्रॉन्स, F2 में हो जाएंगे 4 + 14 इलेक्ट्रॉन्स, S2 में हो जाएंगे 4 + 16 + 12 इलेक्ट्रॉन्स, और Cl2 में हो जाएंगे 4 + 16 + 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें से सिर्फ N2 में 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस सिर्फ N2 वाले केस में ही sp मिक्सिंग हो जाएगी। एनर्जी लेवल डायग्राम्स थोड़े डिफरेंट बनते हैं, आगे देखेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाते वक्त हम सिर्फ इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे। स्टार्टिंग विथ O2, 2s स्प्लिट हो जाएगा 2 एनर्जी लेवल्स में, और 2p स्प्लिट हो जाएगा इन 6 एनर्जी लेवल्स में। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें हम फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सिंस यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस O2 हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसके बाद N2 में भी 2s स्प्लिट हो जाएगा 2 एनर्जी लेवल्स में, और 2p स्प्लिट हो जाएगा इन 6 एनर्जी लेवल्स में। बस डिफरेंस ये होता है कि सिग्मा 2pz ऊपर चला जाता है और पाई 2px और पाई 2py नीचे चले आते हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिंस यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हेंस N2 हो जाएगा डायमैग्नेटिक। इसके बाद है F2, इसमें भी 2s स्प्लिट करेगा 2 एनर्जी लेवल्स में, और 2p स्प्लिट कर जाएगा इन 6 एनर्जी लेवल्स में, जैसे कि O2 के केस में हुआ था। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। सिंस यहाँ भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हेंस F2 भी हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अब ध्यान से देखो तो S2 के भी वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस इसकी भी फीलिंग O2 जैसी ही होगी और ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। सिमिलरली Cl2 के भी वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस इसकी भी फीलिंग F2 जैसे ही होगी और ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। हेंस सिर्फ O2 और S2 पैरामैग्नेटिक है, एंड द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 4।
अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस कंपाउंड में sp कार्बन कितने हैं, sp2 कार्बन कितने हैं और sp3 कार्बन कितने हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन 4 आइन। हेक्स है तो 6 कार्बन की चेन होगी। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। 3,3 डाइमिथाइल है, दैट मीन्स थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। इसके बाद 1 इन है, दैट मीन्स फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड। एंड 4 आइन है, दैट मीन्स फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन मार्क करते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2, ये भी sp2, ये हो जाएगा sp3। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ये भी sp, और ये लास्ट वाला sp3। इन दो मिथाइल ग्रुप को मिस नहीं करना है, ये दोनों भी sp3। तो टोटल 2 हो गए sp, 2 sp2 और 4 sp3। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वेट कॉटन क्लोथ्स मेड ऑफ सेल्यूलोज बेस्ड कार्बोहाइड्रेट टेक्स कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम टू गेट ड्राइड देन वेट नाइलॉन पॉलीमर बेस्ड क्लोथ्स। तो देखो, कॉटन बना होता है सेल्यूलोज से, जो कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, जिसमें होते हैं बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। वहीं नाइलॉन पॉलीमर बेस्ड है, जिसमें कुछ ही ग्रुप्स होते हैं जैसे NH या CO, जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। हेंस कॉटन क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए नाइलॉन क्लोथ से ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट सेज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल इज मोर इन नाइलॉन बेस्ड क्लोथ्स देन इन द केस ऑफ कॉटन क्लोथ्स। ये तो उल्टी बात कर दी इन्होंने, हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स हैं और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर्स हैं। 4 मॉलिक्यूल हैं, 3 कंडीशंस हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले pf5, सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5। 5 फ्लोरीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी 5 हो गए। 5 - 5 इज 0, दैट गिव्स 0 लोन पेयर। तीसरी कंडीशन फेल हो गई। दूसरा है xzf4, सेंट्रल एटम है जेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। 4 फ्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। 8 - 4 इज 4, दैट गिव्स 2 लोन पेयर्स। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स, दैट इज 6। एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। यहाँ पहली कंडीशन ही फेल हो गई। तीसरा है SF4, सेंट्रल एटम है सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। 4 फ्लोरीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। 6 - 4 इज 2, दैट गिव्स 1 लोन पेयर। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज 5। एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। एक लोन पेयर है, इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा और बाकी के पोजीशंस पे हम फ्लोरीन लगा देंगे, तो ये एक सीशॉ शेप बनता है। और हमें पता है कि यहाँ पे जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। हेंस इस केस में तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। लास्ट मॉलिक्यूल इज xzf2, सेंट्रल एटम है जेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। 2 फ्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। 8 - 2 इज 6, दैट गिव्स 3 लोन पेयर्स। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 3 लोन पेयर्स, दैट इज 5। एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है अगेन ट्राइगोनल बायपिरामिडल। 3 लोन पेयर्स हैं जो तीनों इक्विटोरियल पोजीशंस ऑक्युपाई कर लेंगे और बचे हुए 2 एक्सियल पोजीशंस पे हम फ्लोरीन लगा देंगे, तो ये एक लीनियर शेप का मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे दोनों बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे, हेंस दूसरी कंडीशन फेल हो जा रही है। सो द ओनली करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमें उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताना है जिसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट हो और हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो। 6 मॉलिक्यूल हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है जी SO2, सेंट्रल एटम है सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। 2 ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। 6 - 4 इज 2, दैट गिव्स 1 लोन पेयर। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज 3। एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ एक डबल बॉन्ड हो, यहाँ एक डबल बॉन्ड हो और ऊपर एक लोन पेयर। क्लियरली डाइपोल मोमेंट तो नॉन जीरो है विथ 1 लोन पेयर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है NF3, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5।
3 फ्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3। 5 माइनस 3 इज 2, दैट गिव्स 1 लोन पेयर। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज 4, एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। नीचे 3 फ्लोरीन लगा देंगे और ऊपर एक लोन पेयर टू फॉर्म अ पिरामिडल शेप। अगेन डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है विथ 1 लोन पेयर। इसके बाद है NH3। अब ध्यान से देखो तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है और हाइड्रोजन भी फ्लोरीन की तरह एक एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा, तो सेम रिजल्ट आएगा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है XgF2। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसका स्ट्रक्चर बनाया था। अब सिंस ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, हेंस इसका डाइपोल मोमेंट ही जीरो हो जाएगा, तो इसमें तो रिक्वायर्ड कंडीशन ही फेल हो गई। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ClF3। सेंट्रल एटम है क्लोरीन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7। 3 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3। 7 माइनस 3 इज 4, दैट गिव्स 2 लोन पेयर्स। स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स, दैट इज 5, एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 2 लोन पेयर्स हैं जो कि इक्विटोरियल पोजीशंस ऑक्युपाई कर लेंगे और बचे हुए पोजीशंस पे हम फ्लोरीन लगा देंगे टू मेक अ टी शेप्ड मॉलिक्यूल, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा विथ 2 लोन पेयर्स। लास्ट मॉलिक्यूल है SF4। इसका भी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बनाया था। अब इसका डाइपोल मोमेंट तो नॉन जीरो है लेकिन लोन पेयर सिर्फ एक ही है, हेंस नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल्स में से ClF3 के लोन पेयर सबसे ज्यादा हैं, दैट इज 2। बाकी सब में एक ही थे और ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स के बारे में कुछ हिंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। सो द गिवन मॉलिक्यूल इज AX4Y। सारे एलिमेंट्स P ब्लॉक से हैं, ओके। एलिमेंट A इज रेयरेस्ट, मोनोएटॉमिक, नॉन रेडियोएक्टिव फ्रॉम इट्स ग्रुप एंड हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमॉन्ग A, X एंड Y। दिस इंडिकेट्स कि A एक नोबल गैस है और नोबल गैस में भी जेनॉन हो सकता है। Then element X and Y have first and second highest electronegativity values among all the known elements। ये तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है कि X फ्लोरीन है और Y ऑक्सीजन है, तो अपना कंपाउंड हो गया XgF4O। सेंट्रल एटम है जेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। 4 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे प्लस एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। नाउ 8 माइनस 6 इज 2, दैट गिव्स 1 लोन पेयर, और स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज 6, एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर है और एक डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों एक्सियल पोजीशंस ऑक्युपाई कर लेंगे और बचे हुए 4 इक्विटोरियल पोजीशंस पे हम फ्लोरीन लगा देंगे, तो एक स्क्वायर पिरामिडल शेप बनता है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें ClF3 दिया हुआ है और कह रहा है कि n इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। कुछ देर पहले हमने एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ClF3 के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और अगर तुम्हें याद हो तो ClF3 में 2 लोन पेयर्स होते हैं और दोनों ही इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं, हेंस n की वैल्यू है 2। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इन गिवन आयंस में से कौन से आयन में n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ेगी, एक एक करके देखते हैं। पहला है V3+, तो वेनेडियम का होता है 4s2 3d3, हेंस V3+ का हो जाएगा 3d2, इसमें है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है Ti3+, तो टाइटेनियम का होता है 4s2 3d2, हेंस टाइटेनियम 3+ का हो जाएगा 3d1, इसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीसरा है Cu2+, तो कॉपर का होता है 4s1 3d10, हेंस Cu2+ का हो जाएगा 3d9, इसमें भी सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है Ni2+, तो निकेल का होता है 4s2 3d8, हेंस Ni2+ का हो जाएगा 3d8, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट में है Ti2+, तो टाइटेनियम का था 4s2 3d2, हेंस टाइटेनियम 2+ का हो जाएगा 3d2, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फाइनली V3+, Ni2+ और Ti2+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है और हमें बताना है कि उसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेक्स 1ene 4ine, हेक्स है तो 6 कार्बन की चेन होगी। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6।
1 इन है दैट मीन्स फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, और 4 आइन है दैट मीन्स फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा दो पाई, और ये सिग्मा। ये तो हो गए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी तो होंगे ना, यहाँ दो हाइड्रोजन होंगे तो दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक, यहाँ अगेन दो, यहाँ तो एक भी नहीं है, यहाँ भी एक भी नहीं है, और यहाँ तीन होंगे। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और टोटल पाई बॉन्ड्स में 1 2 3। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिमिलर सा ही है बट इंटीजर टाइप का है। बेसिकली दोनों का सम पूछ लिया। तो सबसे पहले इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेक्स 1,3 डाइइन 5 आइन। हेक्स है तो 6 कार्बन की चेन होगी। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 1,3 डाइइन है दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, और 5 आइन है दैट मीन्स फिफ्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा दो पाई। इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देखें तो यहाँ दो हाइड्रोजन होंगे तो दो सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ एक भी नहीं, और यहाँ एक होगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, और टोटल पाई बॉन्ड्स हुए 1 2 3 एंड 4। टोटल होगा 11 प्लस 4 दैट इज 15। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 15। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसमें हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कितने कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए हम अपना एमओटी वाला डायग्राम बनाएंगे, और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हमें वीबीटी यूज करना पड़ेगा। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के वन शॉट में कवर किया हुआ है। तो आई वांट कि तुम इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो एंड राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट्स। मैं इसका आंसर कल कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से तुम अपना सॉल्यूशन वेरीफाई कर सकते हो। अभी के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बताना है कि इन चार पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कौन सा पेयर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री शो करेगा। एक एक करके देखते हैं। पहले ऑप्शन में है BrF5, सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7, 5 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5, 7 - 5 is 2 दैट गिव्स 1 लोन पेयर। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर दैट इज 6, एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर है तो वो एक एक्चुअल पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा, और बाकी के पोजीशंस पे हम फ्लोरीन लगा देंगे, तो ये एक स्क्वायर पिरामिडल शेप बनता है। इस पेयर का दूसरा मॉलिक्यूल है XuF4। अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने XuF4 का ही तो शेप फाइंड आउट किया था, जो कि स्क्वायर पिरामिडल आया था। हेंस इस पेयर के दोनों मॉलिक्यूल्स स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं, और सिंस ये एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन 1 पे टिक लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, बट हम बाकी के ऑप्शंस पे क्विकली चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 2 में है SbF5, सेंट्रल एटम में एंटीमनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5, 5 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5, 5 - 5 इज 0 दैट गिव्स नो लोन पेयर। स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर दैट इज 5 ओनली, एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑप्शन 3 के पेयर में भी SbF5 है तो वो भी करेक्ट नहीं हो सकता है। ऑप्शन 4 में है PCl5, जो कि ध्यान से देखो तो SbF5 जैसा ही तो है। आई मीन एंटीमनी और फॉस्फोरस सेम ग्रुप के हैं और फ्लोरीन और क्लोरीन सेम ग्रुप के हैं, हेंस इसका भी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा, तो ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि O3 में जो दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स हैं वो सेम होते हैं, प्लस O डबल बॉन्ड O से बड़े होते हैं और O सिंगल बॉन्ड O से छोटे होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, जिसके कारण वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट सेज कि इसका सोल रीजन लोन पेयर रिपल्शन है, विच इज नॉट ट्रू क्योंकि इसका रीजन रेजोनेंस होता है। हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दिस कंपाउंड और हमें इसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स बताने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन मार्क करते हैं। ये sp3 होगा
यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये हो जाएगा sp3। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ये भी sp, यहाँ फिर से डबल बॉन्ड है तो sp2, ये भी sp2 और यहाँ एंड में अगेन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हो जाएगा। तो टोटल 3 हो गए sp और 5 हो गए sp2। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू दीज 3 मॉलिक्यूल्स और हमें बताने कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। पहला मॉलिक्यूल है H2O, सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, 2 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, 6 - 2 = 4, दैट गिव्स 2 लोन पेयर्स। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स, दैट इज 4 एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। नीचे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे और ऊपर 2 लोन पेयर टू फॉर्म अ बेंड शेप। दूसरा मॉलिक्यूल है NH3, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5, 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, 5 - 3 = 2, दैट गिव्स 1 लोन पेयर। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज 4 एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। नीचे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे और ऊपर एक लोन पेयर टू फॉर्म अ पिरामिडल शेप। तीसरा मॉलिक्यूल है CH4, सेंट्रल एटम है कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4, 4 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 4, 4 - 4 = 0, दैट गिव्स नो लोन पेयर। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर, दैट इज 4 ओनली एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। सिंस कोई लोन पेयर है ही नहीं तो शेप भी टेट्राहेड्रल ही रह जाएगा। अब एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट ए कहता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, बात तो सही है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट बी में बॉन्ड एंगल की बात हो रही है तो CH4 सिंस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा स्टैंडर्ड 109.5 डिग्रीज। NH3 में एक लोन पेयर है जो कि बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा रिपेल करेगा जिसके कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा डिक्रीज करेगा। वहीं H2O में 2 लोन पेयर्स हैं जो कि बॉन्ड पेयर्स को और ज़्यादा रिपेल करेंगे जिसके कारण बॉन्ड एंगल और ज़्यादा डिक्रीज होगा। हेंस स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट सी कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। अब देखो CH4 में सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, हेंस डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। NH3 में एक लोन पेयर आ गया, हेंस डाइपोल मोमेंट थोड़ा बढ़ेगा, नॉन जीरो हो जाएगा। वहीं H2O में 2 लोन पेयर्स आ गए, हेंस डाइपोल मोमेंट और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट डी को देखो तो ये कह रहा है कि H2O और NH3 लुईस एसिड्स हैं और CH4 लुईस बेस है, विच इज़ नॉट ट्रू। अरे NH3 और H2O के पास तो लोन पेयर्स हैं ना जो वो डोनेट कर सकते हैं, तो वो लुईस बेस हुए ना, हेंस स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट ई कह रहा है कि NH3 का H2O में सॉल्यूशन बेसिक होता है और इस सॉल्यूशन में NH3 लाउडी ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह एक्ट करता है और H2O बेस की तरह एक्ट करता है। ये तो अगेन उल्टी बात हो गई। H2O अपना H प्लस NH3 को देता है तो H2O एसिड और NH3 बेस हुआ ना, हेंस स्टेटमेंट ई इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो फाइनली सिर्फ स्टेटमेंट ए, बी और सी सही है, हेंस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये z एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब 5 पेयर्स दिए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है 2pz एंड 2px। 2pz कुछ ऐसा होगा, वहीं 2px इस डायरेक्शन में होगा। z डायरेक्शन में कोई ओवरलैप नहीं है, हेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। दूसरा है 2s एंड 2px। 2s कुछ ऐसा होगा, वहीं 2px इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ भी z डायरेक्शन में कोई ओवरलैप नहीं है, हेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। तीसरा है 3dxy एंड 3dx² - y²। 3dxy बिटवीन x एंड y एक्सिस रहता है, वहीं 3dx² - y² अलोंग द एक्सिस रहता है, हेंस यहाँ भी कोई ओवरलैप नहीं होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। इसके बाद है 2s और 2pz। 2s कुछ ऐसा होगा और 2pz इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ z डायरेक्शन में ओवरलैप पॉसिबल है, हेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लास्ट में है 2pz एंड 3dx² - y²। 2pz z एक्सिस के अलॉन्ग होता है, वहीं dx² - y² x और y एक्सिस के अलॉन्ग रहता है, हेंस यहाँ भी कोई ओवरलैप पॉसिबल नहीं है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये एक मैच बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उसे मैच करना है कॉरस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल। अगर तुमने एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है तो तुम्हें याद होगा कि NO और NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक अगर हम NO के नाइट्रोजन को देखें तो इसके पास थे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए तो टोटल हो गए 7। दैट मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट विथ ऑड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली BCl5 और AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक अगर हम BCl5 के बोरॉन को देखें तो इसके पास थे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसने 3 क्लोरीन्स के साथ शेयर कर लिए तो टोटल हो गए 6। दैट मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसके बाद H2SO4 और PCl5 है, ये एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक अगर हम PCl5 के फॉस्फोरस को देखें तो इसके पास थे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसने 5 क्लोरीन्स के साथ शेयर कर लिए तो टोटल हो गए 10। दैट मीन्स एक्सपैंडेड ऑक्टेट। लास्ट में है CCl4 और CO2, ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक अगर हम CCl4 के कार्बन को देखें तो इसके पास थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसने 4 क्लोरीन्स के साथ शेयर कर लिए तो टोटल हो गए 8। दैट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन में हमें इन 4 कंपाउंड्स को उनके डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब डाइपोल मोमेंट बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप एंड ऑल दिस। तो सबसे पहले इन सभी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्टार्टिंग विथ HBr। सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1, 7 - 1 इज 6, दैट गिव्स 3 लोन पेयर्स। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर्स दैट इज 4 एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। सिंस सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं, नीचे 3 लोन पेयर्स लगा देंगे और ऊपर एक हाइड्रोजन लगा देंगे टू फॉर्म अ लीनियर शेप। इसके बाद H2S, सेंट्रल एटम है सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, 2 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2, 6 - 2 इज 4 दैट गिव्स 2 लोन पेयर्स। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर्स दैट इज 4 एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी अगेन sp3, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। सिंस सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं, हेंस नीचे 2 H लगा देंगे और ऊपर 2 लोन पेयर्स लगा देंगे टू फॉर्म अ बेंड शेप। देन कम्स NF3, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5, 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, 5 - 3 इज 2 दैट गिव्स 1 लोन पेयर। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर दैट इज 4 एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। अगेन सिंस सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं, हेंस नीचे 3 F लगा देंगे और ऊपर एक लोन पेयर लगा देंगे टू फॉर्म अ पिरामिडल शेप। लास्ट कंपाउंड है CHCl3, सेंट्रल एटम है कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4, 3 क्लोरीन और एक हाइड्रोजन सब एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 4, 4 - 4 इज 0 दैट गिव्स नो लोन पेयर। अब स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर दैट इज 4 ओनली एंड हेंस इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। सिंस कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी टेट्राहेड्रल ही रह जाएगा। अब इन सब का डाइपोल मोमेंट एक्यूरेटली कंपेयर करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज चाहिए होंगी, बट हम कॉन्सेप्ट और कॉमन सेंस के बेसिस पे सही ऑप्शन ज़रूर पिक कर सकते हैं। एक चीज़ नोट करो, इन चारों में से सिर्फ NF3 में अपोजिंग डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं, HBr में सारे सेम डायरेक्शन में है, H2S में भी सारे सेम डायरेक्शन में है और CHCl3 में भी सारे सेम डायरेक्शन में है। तो ये एविडेंट है कि सबसे लोएस्ट डाइपोल मोमेंट NF3 का होना चाहिए और ये सिर्फ ऑप्शन 1 में है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1। इसके बाद चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कितने लीनियर ज्योमेट्री शो करेंगे। सिंपल वही मेथड यूज़ करना है जो हमने पूरी वीडियो में यूज़ करा है। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ तुम इस क्वेश्चन को भी खुद से अटेम्प्ट करो एंड लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट। तो हमने देखा कि जेईई मेंस के अंदर केमिकल बॉन्डिंग से किस तरह के सवाल आते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। इफ यू वांट मोर PYQ सॉल्विंग सेशंस लाइक दिस, do share this video with your friends and don't forget to subscribe the channel.